नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद केके। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी 2020 का जो नवीन सिलेबस आया है हमारे प्री का, उसके लिए मैं टॉपिक वाइज टॉपिक्स बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबको एक्सेसिबल हो जो यूट्यूब पर ही लाऊंगा। और उसकी मेरी आज ये पहली वीडियो आपके सामने आ रही है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बुंदेला विद्रोह। जी हाँ, यह 2020 के जो नवीन टॉपिक है उस पर आधारित है। मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान जो टॉपिक दिया गया है सेकंड नंबर का मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यह कोर्स बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहली बार केवल और केवल हमारा ही यूट्यूब चैनल है जो आपको यह कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएगा और विद इन टाइम ड्यूरेशन। जी हाँ, हम विद इन टाइम ड्यूरेशन में हमारे इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि आज आपको एक वीडियो आ गया फिर पता चले आपको एक महीने बाद वीडियो आए। नहीं, आपको हफ्ते में 3 से 4 वीडियो मिलेंगे और यकीन मानिए मैं आपसे वादा करता हूं, हम एक वीडियो में कम से कम एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मध्य प्रदेश का इतिहास किस तरीके से है, काफी अधिक दिक्कत है। मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मैं बाद में आपको बताऊंगा भी किन किन रिसोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं, ऑथेंटिक रिसोर्सेज। मगर मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने से अधिक समझने का है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा, बुक्स अवेलेबल हैं, काफी सारी बुक्स हैं मार्केट में, मगर बच्चों को समझ ही नहीं आता है इतिहास, क्योंकि ये काफी नया सेक्शन है। और मैं यकीन मान के चलिए काफी अधिक स्टूडेंट्स का यह वीक सेक्शन है, क्योंकि इसके पहले उतना ज्यादा इसका वेटेज नहीं था। और यकीन मानिए जो नया सिलेबस है उसमें मेरे हिसाब से गिरी हालत में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के इतिहास से पूछे जाएंगे। और इतने बड़े जो पोर्शन है अगर हम उसको निगलेक्ट करते हैं तो यह सबसे बड़ी हमारी जो गलती होगी जिसे कोई माफ नहीं कर सकता। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स के माध्यम से, और काफी जो उलझा हुआ है ना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास, मैं उसको इतना अधिक सुलझाने की कोशिश करूंगा कि आपको भी वह लगेगा कि यह काफी सरल है। और जी हाँ, मैं यह भी बताना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के बाद यू डोंट नीड टू रीड एनी अदर बुक्स, यू डोंट नीड टू प्रेफर एनी अदर नोट्स। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। करना आपको बस ये है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको उसको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में कहिए, मैं जल्दी से जल्दी उसे दूर करने की कोशिश भी करूंगा। तो यहां पर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं है आपकी, बस फीस आपकी इतनी है कि आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इससे हमारा भी मोरल अप होगा और मैं और नए नए यूनिक तरीके से आपको मध्य प्रदेश का जो प्री का सिलेबस है वो पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। हमारे सामने सबसे पहले है हमारा सिलेबस। मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, who is your guider? Your guider is your syllabus, because of MPPSC providing a syllabus। जी हाँ, MPPSC ने हमको सिलेबस दिया है। यह सिलेबस देखने के लिए नहीं दिया है, इस सिलेबस को इतनी बार देखिए, इतनी बार देखिए कि अगर आप अपनी आंख भी बंद करें तो आपके सामने सिलेबस आए। जी हाँ, आप इस सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीके से रट लीजिए कि कोई भी आपको खड़ा करके अगर पूछे कि मध्य प्रदेश प्री का मेंस का सिलेबस आप बताइए, तो आप फिंगर टिप्स पर उसको गिन के बता दें कि इस टॉपिक पर ये है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस उन्होंने दिया है इसीलिए दिया है कि हम सिलेबस को फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग वी विल गॉट आंसर। तो देखते हैं क्या है हमारा सिलेबस। यह है हमारा सिलेबस है मध्य प्रदेश। इसका मैंने हिस्ट्री का पोर्शन अभी लिया है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहां पर दिया गया है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश। ये मैं आपको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, क्यों नहीं कर रहा हूं, इसकी वजह है क्योंकि यह सबसे अधिक उलझा हुआ टॉपिक है और मैं इसको इतना अधिक सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 या 2 वीडियो में मैं इसको कवर कर दूंगा पूरा। और केवल वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की किसी नोट्स की किसी भी चीज को प्रेफर करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, अधिकतम जो भी आप यूट्यूब चैनल्स पर जाएंगे वह केवल और केवल
किताब का छाप के आपको रटा रटाया बता देते हैं। आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर भी चले जाइए, वहां पर केवल और केवल वो आपको पीपीटी फाइल्स में आपको बस सीधा दिखा के जो किताब में लिखा एज इट इज वो पढ़ के आपको सुना देंगे, तो उससे तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं यहां पर आपको सुलझा सुलझा के लिंक्स को, क्योंकि एमपी का जो इतिहास है उसकी लिंक्स काफी अधिक टूटी हुई हैं, तो उनको कोरिलेटेड करके हम ही उनको समझ सकते हैं। तो इसको मैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर, ये जो सेकंड पार्ट दिया गया है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इसके अंदर भी दो इंपॉर्टेंट आते हैं। जैसे कि पहला आता है इसके अंदर बुंदेला विद्रोह, जो फर्स्ट विद्रोह हुआ था 1842-43 में, और सेकंड आता है आपका 1857 का विद्रोह, जैसा कि सभी को मालूम है। तो ये दो प्रमुख काफी इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता आंदोलन में। फिर इसके बाद हम इसमें आगे भी जाएंगे किस तरीके से गांधीवादी समय में किस किसने योगदान दिया। जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ था आपका झंडा सत्याग्रह 1923 में, इसके बाद आपका 1930 में होता है नमक सत्याग्रह, जिसे कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है, और यह मध्य प्रदेश में आकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका नमक आंदोलन और एक हो जाता है आपका जंगल आंदोलन। जी हाँ, जंगल आंदोलन मध्य प्रदेश में काफी अधिक हुए हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक इसके अंदर आएगा, इसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, और इसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो हम इस समय क्या डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। शुरू में ये वीडियो को ब्रीफिंग देने में थोड़ी बड़ी हो गई होगी, उसको मैं क्षमा चाहूंगा, मगर बड़े छोटे इसके अंतर में आप नहीं पढ़िए, आपको केवल और केवल समझ में आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट जब ही क्लियर होगा जब हम उसको थोड़ा समय देंगे। तो यहां पर हम डिस्कस क्या करेंगे, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। और ये जो राजवंश है, यह मैं आपको जैसे ही ये टॉपिक कवर होगा डायरेक्ट मैं आपको राजवंश पे ले जाऊंगा। उसकी भी मैं वजह आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां पर आप काफी सारे राजवंश को पढ़ेंगे तो आपकी एक समझ विकसित होगी। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको कठिन टॉपिक से लेकर चलूंगा, क्योंकि यह सबसे अधिक कठिन टॉपिक मान के चलता हूं मैं, मध्य प्रदेश के वंश, अगर मैं डायरेक्ट यहां से आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको दिक्कत होगी, आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, आप दोबारा से पढ़ाई शुरू की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम एक मेथड फॉलो करेंगे, सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। तो हमने यहां पर शुरू में सरल टॉपिक लिया है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। सॉरी आप लोगों का इतना समय लिया, परंतु यह काफी अधिक आवश्यक था आपको एक ब्रीफिंग देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, और इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज बुंदेला विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं बुंदेला विद्रोह। तो बुंदेला विद्रोह प्रमुख रूप से 1842 से 1843 के बीच हुआ था। आप देख सकते हैं 1842 से 1843, 1842 to 43 के बीच में यह बुंदेला विद्रोह हुआ था, और प्रमुख रूप से यह मध्य प्रदेश यूपी का कुछ लगा हुआ क्षेत्र, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए बुंदेलखंड केवल और केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, यूपी के भी कुछ जिला आते हैं, जैसे एटा, मैनपुरी, जो लगा हुआ क्षेत्र है, जालौन, तो उरई, यह सब जिले आते हैं कहां पर, यूपी में आते हैं। तो जो बुंदेलखंड एरिया है भाई यूपी और एमपी को साझा करता है, तो ये दो प्रमुख एरिया यहां पर हैं। तो बुंदेला विद्रोह प्रमुख रूप से 1842-43 में हुआ था। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप केवल और केवल यहां पर फोकस रखिए, समझने की कोशिश करिए, बस एक बार अपने दिमाग में आपने छाप लिया, बस वही आपको करना है। तो इसके प्रमुख कारण देखते हैं। जब विद्रोह हुआ तो उसके भी कोई कारण होंगे, क्योंकि जो भी इतिहास में विद्रोह होते हैं, रेबल्स होते हैं, उनके कोई ना कोई कॉजेस होते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या थे, तो आपके सामने है। सबसे पहला कारण था ब्रिटिश भूराजस्व नीति। जी हाँ, जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत में आए, उन्होंने भारत को अक्वायर करना शुरू किया, तो शुरू में तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति का पालन किया, मगर जल्द ही यहाँ के राजाओं, जमींदारों को समझ में आ गया कि यह किसी के भी सगे नहीं है, इनका केवल और केवल उद्देश्य है किसी भी तरीके से धन अर्जित करना। और इन्होंने भूराजस्व की दरें इस तरीके से चेंज की, जो काफी अधिक चेंज कर दी, तो जो भारत के जमींदार राजा थे उनके अंदर असंतोष व्याप्त हुआ। सेकंड क्या था, देसी राजाओं का असंतोष। क्या होगा, यहां पर आप रिलेट करिए अपने माइंड को, कि जब ब्रिटिश भूराजस्व की नीति बढ़ी, जब इन्होंने भूराजस्व की नीति बढ़ाई, तो उससे क्या हुआ, जो देसी राजा थे, देसी जमींदार थे, वो जनता से जुड़े हुए थे, उनके अंदर असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं बनाई अंग्रेजों ने जो अक्वायर करने की, जैसे कि डलहौजी के शासन में भी जो आता है आप देखेंगे, उसमें हड़प्पा की नीति आई उनकी, और उनकी विभिन्न प्रकार की जो नीतियां थी
उसके माध्यम से उन्होंने धीरे धीरे करके इनको एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो देसी राजाओं में क्या हुआ, असंतोष हुआ, तथा देसी राजाओं में जब असंतोष हुआ तो इन्हीं के अंतर्गत कार्य करते थे जमींदार, तो जमींदारों में भी असंतोष व्याप्त हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हैं विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इन्होंने लूट करना शुरू कर दिया भारत में। आपने पढ़ेंगे, जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, आगे हम हिस्ट्री को भी कवर करेंगे इसी में, तो वहां पर आप इसको पढ़ेंगे। तो प्रमुख कारण मोटा मोटी हमको यहाँ पर 3 कारण लेके चलना है। ब्रिटिश भूराजस्व नीति, देसी राजाओं का असंतोष और क्षेत्रीय जमींदारों का क्या था, असंतोष था। आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या था यहां पर। अब हम देखते हैं प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह के केंद्र कौन कौन से थे। जी हाँ, जो बुंदेला विद्रोह है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसके प्रमुख रूप से केंद्र क्या थे, ज्योग्राफिकली कहां पर यह विद्रोह काफी अधिक रूप में व्याप्त था। तो आपका पहला है सागर जिला, छतरपुर जिला, टीकमगढ़ आदि जिला, पन्ना का जो क्षेत्र है यह पूरा एरिया इसके अंतर्गत आता है। सेकंड में हम देखते हैं शाहगढ़, चंदेरी, अशोकनगर, गुना, ग्वालियर से लगा हुआ है, ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आते थे। यह सब हम आगे भी इनको देखेंगे क्या है पूरा न्यूज। यहां पर फिर देखते हैं नर्मदा घाटी के कुछ क्षेत्र। जी हाँ, नर्मदा घाटी के कुछ क्षेत्र भी इसमें इन्वॉल्व थे, जिसमें आपका जबलपुर जैसे क्षेत्र, शहडोल से कुछ अलग आते हुए क्षेत्र, डायरेक्टली ये बुंदेलखंड में इन्वॉल्व नहीं होते, मगर उस समय यहां तक राजाओं का जो एरिया था वह आता था। तो नर्मदा घाटी के कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत इन्वॉल्व थे। तो चलिए यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं क्या था पूरा विद्रोह। कुछ विद्रोह के प्रमुख नेता जो कौन थे विद्रोही, जिन्होंने विद्रोह की कमान को अपने हाथ में लिया था। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं प्रमुख विद्रोही। जी हाँ, तो प्रमुख विद्रोहियों में कौन कौन थे। तो प्रमुख विद्रोहियों में हमारे सामने यह आप इमेज देख रहे होंगे, अभी आपके स्क्रीन पर होगी, यह थे हीरापुर के राजा हृदय शाह। काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका विद्रोहियों में, और यह काफी बड़े विद्रोही थे। बाद में आप देखेंगे इन्होंने यहां पर नहीं, इनका योगदान 1857 की क्रांति में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यह किस वंश से आते थे। यह आते थे आपके लोधी वंश से। 2 प्रकार के वंश आपको देखने को मिलते हैं, मैं आपको यहां पर समझाना चाहूंगा। एक था लोधी वंश, यह मुस्लिम वंश था, इसकी बात मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं। यह लोधी वंश, लोधी समाज काफी लोग जानते होंगे, हमारे यहां पर ओबीसी वर्ग में आते हैं। लोधी समाज एक काफी बड़ी समाज है, उस समाज से यह आते थे। थर्ड क्या है, यह वर्तमान जबलपुर जिले के प्रमुख विद्रोहियों में से एक थे। तो इनका जो एरिया था, क्षेत्र था, वह क्या था, वर्तमान का जबलपुर क्षेत्र। जैसा कि हमने पीछे देखा, नर्मदा घाटी के क्षेत्र के लोग भी बुंदेला विद्रोह में इन्वॉल्व थे। तो हमने यहां पर देखा। अब हम इनको आगे भी डिस्कस करेंगे क्या इनकी पूरा रहा था। अभी हम केवल आपको यहां पर मैं बता रहा हूं प्रमुख राजा कौन कौन थे विद्रोही। सेकंड विद्रोहियों में प्रमुख विद्रोही, आप उनका चित्र इमेज देख रहे होंगे, यह थे जैतपुर के राजा परीक्षित। काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं अगर विद्रोह के कोई प्रमुख नेता थे और जिन्होंने सबसे पहले विद्रोह की ध्वजा अपने हाथ में उठाई, और आगे चल के आप देखेंगे इनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने 1857 की क्रांति में भी बेजोड़ बहादुरी का प्रतीक देते हुए इनकी मृत्यु के बाद भी वह डटी रही। शहीद होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी ध्वजा को उठाए रखा। तो यहां पर देखिए जैतपुर के राजा परीक्षित, काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। इनकी हम आपको बताते हैं क्या है स्टोरी। अखिल भारतीय स्तर पर तो क्या हुआ था, जयपुर के राजा जो परीक्षित थे, इनका सबसे अधिक नाम क्या था, हमको एक कहानी के तरीके में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि यह आपके दिमाग में बनी रहे। तो क्या था, जो जयपुर के राजा थे, सभी लोग असंतोष था, मगर असंतोष को उभारने वाला भी तो होना, कोई व्यक्ति हो जो लोगों को पता है कि जी आपका शोषण किया जा रहा है, यह बाहरी लोग आकर हम पर राज्य जमाए हुए हैं, हमारी पुरातन सभ्यता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और हमारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण कर रहे हैं। तो यह अलग किसने जगाई, यह अलग जगाई जयपुर के राजा परीक्षित ने। मैं आपको समझाता हूं किस प्रकार का पूरा घटनाक्रम रहा है। यह फैक्ट काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। तो अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय स्वाधीनता का प्रथम प्रस्ताव, अधिकतम लोग यह मानते हैं कि 1857 की क्रांति जो थी, दिस इज द फर्स्ट वॉर। मान सकते हैं यह काफी बड़े स्तर पर पहली वॉर थी, मगर उसके पहले भी 1836 में आप यहां पर देख सकते हैं, जो एक बड़े स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर स्वाधीनता का प्रथम प्रस्ताव 1836 में बुंदेलखंड की चरखारी रियासत में
बुढ़भा मंगल में पारित हुआ था। जी हाँ, बुंदेलखंड की एक चरखारी रियासत थी, बुढ़भा मंगल में पारित हुआ था। यह किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? इन्हीं के नेतृत्व में पारित हुआ था। यही वो जैतपुर के महाराजा परीक्षित हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि एकदम एकाएक आज आप उठे और विद्रोह कर दें, नहीं, विद्रोह के पीछे सालों साल का अंदर धड़कती हुई ज्वाला होती है, वह जाकर विद्रोह के लिए मोटिवेट करती है और तब जाके हम विद्रोह करते हैं किसी भी। तो यह जो बुंदेला विद्रोह है या 1857 की क्रांति है, तो यह स्टेप बाय स्टेप थे। जैसे कि आप देख सकते हैं 1836 यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह पहली बैठक हुई चरखारी रियासत बुढ़भा मंगल में। यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें जो बुंदेलखंड रियासत और आसपास के राजा थे उन्होंने कहा कि हम हथियार उठाते हैं। तो 1836 में यह हुआ और इसकी परिणति क्या होती है आपकी 1842 और 43 में जाकर आप देखते हैं बुंदेला विद्रोह। और बुंदेला विद्रोह के बाद थर्ड स्टेप क्या था? 1857 की हमारी क्रांति, यह था थर्ड स्टॉप। तो यहां पर हम देखते हैं, सेकंड हम देखते हैं, यहां पर बुंदेलखंड के सभी राजा जैतपुर राजा परीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाने का फैसला लिया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जैतपुर के महाराजा परीक्षित के नेतृत्व में ही सभी राजाओं ने शस्त्र उठाने का अपना संकल्प लिया कि हम अब अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार हैं और वी आर रेडी फॉर फाइनल फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश हुकूमत। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट हमारे प्रमुख विद्रोही कौन थे। यही जैतपुर के राजा के बारे में हम और कुछ समझते हैं। इन्होंने इसके पहले इस जो 36 में प्रक्रिया हुई उसके बाद फिर क्या होता है, तो जैतपुर के राजा परीक्षित अंग्रेजों के बीच क्या होता है, बिलगांव का युद्ध होता है। तो जैसा कि आपने देखा यह जो बुढ़भा मंगल में जो बैठक हुई है कब हुई थी, यह हुई थी आपकी 1836 में। अब आप समझ गए। अब इसकी परिणति क्या हुई कि जैतपुर के राजा परीक्षित के नेतृत्व में ही ये हुई थी, इन्होंने ही ध्वजा उठाई थी। तो सबसे पहले जो आगे होगा वही युद्ध करेगा, यह नीति हमारे हिंदुस्तान में रही है। तो इन्होंने ध्वजा संभाली और इनका और अंग्रेजों के बीच एक टकराव हुआ, उसे बोला जाता है बिलगांव का युद्ध। काफी इंपॉर्टेंट यह युद्ध है। यह कब हुआ था? 1841 में। इसी दौरान बुंदेलखंड बुंदेला विद्रोह शुरू हो गया। उसके जस्ट जो पहले होता है, जैसे बी पॉइंट बोलते हैं ना, जब प्रेशर कुकर में सीटी आती है तो सबसे पहला जो बी पॉइंट होता है वह यही था। 1841 में बिलगांव का युद्ध होता है जैतपुर के महाराजा और अंग्रेजों के बीच। तो यह विद्रोह हुआ जैतपुर के राजा, इन्होंने शुरुआत होगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य और विद्रोही हैं, जैसे सागर जिले के गणेश जी गुना, इनका नाम है, सागर जिले से आते हैं। चंद्रपुर दीवान के जो जमींदार थे जवाहर सिंह और नरहट के राजा मधुकर शाही, यह वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्हें बुंदेलखंड जो बुंदेला विद्रोह था उसके अंतर्गत इन्हें अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। जी हाँ, अपनी जान गंवाने वाले, शहीद होने वाले भारत माता पर यही प्रथम वीर सपूत थे, नरहट के राजा मधुकर शाह। हम इनको आगे भी देखते हैं क्या है। तो अब यहां पर हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा प्रमुख विद्रोही, अब हम देखेंगे ऐसे राजा जिन्होंने अंग्रेजों का सपोर्ट किया। मगर यहां पर आप अपनी धारणा मत बना लेना, क्योंकि जो राजाओं के नाम आप यहां पर देखेंगे, जैसे कि आपके बानपुर के राजा मर्दन सिंह या बख्त वली, तो यह जो राजा यहां पर आप देखेंगे तो इन राजाओं ने यहां पर तो अंग्रेजों का साथ दिया, मगर ऑन द अदर हैंड जब आप देखेंगे 1857 की क्रांति जब हम डिस्कस करेंगे तो यही राजा सबसे बड़े अंग्रेजों के विद्रोही बन के निकलेंगे और 1857 की क्रांति में अपने प्राणों तक की निछावरता देने के लिए यही लोग तैयार हो जाएंगे। परंतु हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं बुंदेला विद्रोह। तो बुंदेला विद्रोह में इन शासकों ने, बुंदेला विद्रोह के समय 2 बुंदेला शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया। जैसे कौन कौन थे? बानपुर के राजा मर्दन सिंह, साहगढ़ के राजा बख्त वली, यह 2 प्रमुख राजा हैं। और यही 2 प्रमुख राजा, आपको मैं बता रहा हूं यहां पर धारणा मत बनाएं, क्योंकि यही 2 राजा अभी बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। परंतु 1857 की क्रांति में फिर इनका नाम महान क्रांतिकारियों की जो लिस्ट है उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि यह बाद में अंग्रेजों के विरोध में हो जाते हैं तथा अंग्रेजों को करारा जवाब देते हैं जो 1857 की क्रांति है उसमें। परंतु यहां पर इन्होंने बुंदेला विद्रोह में सहायता नहीं की थी और अंग्रेजों की मदद की थी। देखते हैं क्या है इनकी हिस्ट्री। तो हमारा सबसे पहला नाम है, हम यहां पर डिस्कस करेंगे जो बानपुर के राजा मर्दन सिंह। तो बानपुर क्या थे? बानपुर एक रियासत थी जो चंदेरी की ही थी। समझ रहे हैं आप? चंदेरी की जो पहले राजधानी थी चंदेरी, मगर इन्होंने ही इसको बनाया था। चंदेरी की राजधानी किसको बनाया था? बानपुर को बनाया था। और यहाँ के राजा थे मर्दन सिंह थे। यह मूर पहलाद के पुत्र थे। इनके पिताजी का नाम था मूर पहलाद तथा यह चंदेरी के शासक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया चंदेरी की राजधानी थी बानपुर, पहले तो यही थी चंदेरी, परंतु इन्होंने ही राजा मर्दन सिंह ने चंदेरी की राजधानी बना दी थी बानपुर। तो विद्रोह के समय चंदेरी किसके अंतर्गत आता था? ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आती थी। जो चंदेरी थी वह ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आती थी और यह राजा मर्दन सिंह भी ग्वालियर रियासत के अंतर्गत ही अपना शासन संचालित करते थे।
तो मर्दन सिंह 1830 में बानपुर को चंदेरी रियासत की राजधानी बनाया था। तो मैंने जैसा आपको बताया, तो पहले चंदेरी ही राजधानी थी यहाँ की, परंतु बाद में इन्होंने चंदेरी को चेंज कर बानपुर को राजधानी बनाया, परंतु इनकी रियासत थी वो चंदेरी ही थी। तो 1830 में इन्होंने चंदेरी को रियासत बनाया। 1829 में प्रहलाद, जो इनके पिताजी हैं मूर प्रहलाद, और ग्वालियर के राजा के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत चंदेरी अपनी आय का 2/3 हिस्सा ग्वालियर रियासत को देता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह बानपुर के जो राजा मर्दन सिंह थे, यह किसके अंतर्गत आते थे? ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आते थे। चंदेरी ही इनका प्रमुख रियासत थी। और 1830 में क्या हुआ था, यहां पर आप देखेंगे बानपुर को चंदेरी रियासत की राजधानी बना दिया। यह सन आपको काफी अधिक इंपॉर्टेंट याद रखना। और 1829 में क्या हुआ था, इनके पिताजी मूर प्रहलाद और ग्वालियर के राजा के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत चंदेरी अपनी आय का 2/3 हिस्सा किसको देता था? ग्वालियर रियासत को देता था। इसलिए कहा जाता है कि ग्वालियर के अंतर्गत आते थे। सेकंड हम देखते हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों की मदद की थी, वह हम देखते हैं। नरहट के राजा मधुकर शाह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके पहले हमने डिस्कस किया था फिर अन्य विद्रोहियों में, तो वो यही भी मैंने बताया था कि यही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बुंदेला विद्रोह के समय शहीद हुए थे और फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों द्वारा इन्हें। तो नरहट के राजा मधुकर शाह को पकड़वाने में इन्होंने मदद की थी। किसने मदद की थी? बानपुर के राजा मर्दन सिंह ने मदद की थी। मधुकर शाह को अंग्रेज अफसर कैप्टन हैमिल्टन ने पकड़ा था। जी हाँ, अंग्रेज अफसर जो पकड़ने वाला था वो कैप्टन हैमिल्टन था। काफी इंपॉर्टेंट है यह अंग्रेज अफसर, आपको याद करने होंगे क्योंकि डायरेक्ट इन्हीं से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसा कि हमने देखा था, कर्नल ह्यूरोस पकड़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई को, तो उनका नाम बार बार पूछा जाता है। तो इस तरीके के नाम भी पूछे जाएंगे। थर्ड है, बाद में मधुकर शाह को फांसी दे दी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यही वो वीर सपूत हैं जो बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह हुआ था उसमें शहीद भी हुए थे। चलिए आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट नाम हमारा है बख्तावली। शाहगढ़ के राजा बख्तावली, इन्होंने भी अंग्रेजों की मदद की थी, मगर मैंने जैसा कि बताया यह दोनों के दोनों राजा बाद में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरोध में खड़े होते हैं और महान क्रांतिकारी साबित होते हैं। तो शाहगढ़ के राजा बख्तावली, यह अर्जुन सिंह के पुत्र थे। इनके पिता का नाम था अर्जुन सिंह तथा विद्रोह के समय यही शाहगढ़ के राजा थे। जी हाँ, इनके पिता का नाम था अर्जुन सिंह तथा विद्रोह के समय यही शाहगढ़ के राजा थे। इन्होंने हीरापुर के राजा हृदय शाह को पकड़ने में अंग्रेजों की मदद की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने पहला नाम पढ़ा था जबलपुर के लोधी वंश के जो थे, जबलपुर क्षेत्र में नर्मदा घाटी क्षेत्र के थे हीरापुर के राजा थे हृदय शाह, महान क्रांतिकारी। इनको पकड़ने में किसने मदद की थी? राजा बख्तावली ने इनको पकड़वाया था। किसको पकड़वाया था? हीरापुर के राजा हृदय शाह को पकड़वाने में अंग्रेजों की मदद की थी, परंतु इन्हें फांसी की सजा नहीं होती। यहां पर यह भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्या हुआ था कि इनको पकड़ने के बाद, किसको? हीरापुर के राजा आपके हृदय शाह को पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने फांसी नहीं दी थी। एक कर्नल स्लीमन थे, उनकी सिफारिश के आधार पर इन्हें बाद में छोड़ दिया गया था, इनको फांसी नहीं दी गई। परंतु एक और जो व्यक्ति थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, नरहट के राजा मधुकर शाह, उनको इसके अंतर्गत फांसी दे दी गई थी। चलिए आते हैं, अंग्रेजों की प्रतिक्रिया क्या हुई जब यह पूरा वॉर चल रहा था। तो अब अंग्रेज भी तो प्रतिक्रिया करेंगे। यहां पर तो हमने डिस्कस कर लिया प्रमुख विद्रोही कौन थे। सबसे पहला हमने डिस्कस किया कौन विद्रोहियों की विरोध में थे, मतलब अंग्रेजों के सपोर्टर कौन थे। अब यहां पर देखते हैं अंग्रेजों ने भी तो कुछ किया होगा, कौन अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया रही वह हम यहां पर देखते हैं। तो अंग्रेजों की प्रतिक्रिया, तो विद्रोह को दबाने के लिए कर्नल वाटसन के अधीन नागपुर फील्ड फोर्स नागपुर भेजी गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है कर्नल वाटसन। इन वाटसन का नाम आपको जब रानी दुर्गावती में पढ़ाऊंगा तब आपको इस नाम का रियलाइज होगा, यही वो व्यक्ति थे जो रानी दुर्गावती पर जो उस समय युद्ध हुआ था, उस समय इनका नाम आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई जी, अवंतीबाई जब हम लोग देखेंगे उसमें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति में काफी इंपॉर्टेंट नाम है वाटसन का। तो यहाँ पर भी विद्रोह दबाने में कर्नल वाटसन आगे थे। इन्होंने क्या हुआ, नागपुर फील्ड फोर्स, हमको याद रखना होगा कौन सी फोर्स उतारी गई थी, तो उस फोर्स का नाम था नागपुर फील्ड फोर्स भेजी गई थी। और यह फोर्स जबलपुर पहुंची 21 अक्टूबर 1842 को यह जबलपुर पहुंची। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जबलपुर को ही उस समय अंग्रेजों ने अपना बेस कैंप चुना था, केंद्रीय चुना था, यहीं से वो पूरा इसको दबाने की प्रोसेस कर रहे थे। तो इसी के साथ हमारा आज का यह डिस्कशन बुंदेला विद्रोह कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अगर अधिक से अधिक आप शेयर करिए, क्योंकि अगर आप जितना अधिक लोग इसको देखेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम और अधिक मेहनत करेंगे। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ एक्ट हैं, प्रमुख एक्ट हैं, लगभग 20 से 25 एक्ट इस बार दिए गए हैं। एक्ट नहीं, जिन्हें संविधान तथा संविधानेतर संस्थाएं कहूँगा, यही नाम दिया गया है हमारे सिलेबस में।
तो उनके भी मैं धीरे धीरे करके वीडियो बना रहा हूँ। 2-3 अपलोड भी हो चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में MPPSC 2020 नाम से मिल जाएगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट, उसके बाद आप मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPSC संघ लोक सेवा आयोग, यह जो दिए गए हैं संविधान तथा संविधानेतर संस्थाएं, यह मैंने कवर की हैं। आप वहाँ पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।